नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से एक बार आपका स्वागत हो चुका है एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो, आज हमने पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर शुरू कर दिया है। अब जियो को उठा लेते हैं। जियो का जो पहला चैप्टर है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। केस स्टडी के तौर पे लेते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल भाषा में है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, बट पेपर अच्छे से जाने चाहिए, इसलिए भी पढ़ना पड़ता है, मजे के लिए नहीं, ठीक है। तो मतलब पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। देखो, पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे। देखो, जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है, सबको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। हर एक आदमी का पास रिसोर्स अवेलेबल है। मेरे पास ये माइक है, ये रिसोर्स है। ये पेन है, ये रिसोर्स है, ठीक है। हर एक चीज जो एक ह्यूमन बीइंग यूज करता है वो रिसोर्स है। तो यही हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। कि बताओ भाई, रिसोर्सेज आखिरकार होते क्या हैं। देखो, व्हाट इज अ रिसोर्स? एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर हर एक चीज दैट सेटिस्फाइज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इफ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब देखो, इसके अंदर ना एक ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। यहाँ बीच में होगा ह्यूमन, यहाँ पे आ गया ह्यूमन। अब यहाँ क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो हमारा ये पहला पॉइंट है। फिर है इकोनॉमिकली फीजिबल, फिर है कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब देखो, इनका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। रिसोर्स एक ऐसी चीज है जो सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स को। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली चीज क्या है? रिसोर्स है। और ये अगर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी कि टेक्नोलॉजी इसे एक्सेस देती है अपने अपने अंदर, यानी कि ये टेक्नोलॉजी द्वारा एक्सेस करा जा सकता है, तो हम इसे रिसोर्स कहेंगे। इकोनॉमिकली फीजिबल, अब फीजिबल का क्या मतलब होता है? हर एक आदमी के अंडर है, यानी कि हर एक आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये एक रिसोर्स की है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वो इसे एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इन तीनों का क्या मतलब हुआ? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि टेक्नोलॉजी इसे एक्सेस कर सके। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल का क्या मतलब? कि हर एक नॉर्मल आदमी के अंडर आ सके, यानी कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल हो सके। फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। ऐसी एक ट्राइंगल बनती है, मैंने आपको बताया, बीच में ह्यूमन, ऊपर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, साइड में इकोनॉमिकली फीजिबल, और उधर बगल में कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म थिंग्स इनटू रिसोर्सेज। अब रिसोर्स बनते कैसे हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज है समय, और दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी टेक, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हम रिसोर्स बना सकते हैं। कैसे? देखो, रिसोर्स कब बनते हैं? समय समय लगता है एक रिसोर्स को बनने में। मतलब मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया, तो इसे मैन्युफैक्चर करने में भी तो हमें टाइम लगा होगा, टाइम लगता है ना। तो यही बात बोली है इन्होंने। फिर टेक, और इसे यूज करने में टेक्नोलॉजी का भी, मतलब इसे बनाने में टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली गई होगी। ऐसे ही रोबोटिक वे में इसे कनेक्ट किया गया होगा, इसके अंदर मैग्नेट डाली गई होगी। इसे हम बोलते हैं कि जो रिसोर्स है वो कब बनता है? जब समय और टेक्नोलॉजी की वजह से एक ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को रिसोर्स के अंदर, यानी कि वही ह्यूमन नीड्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? अब अगली चीज क्या है? एग्जाम्पल, वाटर इज अ रिसोर्स। वाटर इज अ रिसोर्स ओनली व्हेन हार्नेस्ड प्रॉपरली, यानी कि वाटर एक रिसोर्स जब है, कब? जब इसे अच्छे से लोगों के द्वारा यूज किया जाए। ऐसा नहीं कि इसे बहाए जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये रिसोर्स नहीं हुआ, ठीक है। रिसोर्स ये तभी है जब इसे अच्छे से निकाला जाए, अच्छे से हार्नेस किया जाए लोगों द्वारा, ठीक है। समझ में आया एक रिसोर्स क्या है?
टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है रिसोर्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? वाटर इज अ रिसोर्स ओनली व्हेन हार्नेस्ड प्रॉपर्ली, लोगों के द्वारा अच्छे से इस्तेमाल करा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भी अलग तरीके के होते हैं, 4 बेसिस पे बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला ओरिजिन, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ओनरशिप और चौथा डेवलपमेंट स्टेटस। ओरिजिन का मतलब कि कहां से उपजे हैं, ऐसे रिसोर्स जो कहीं से उपजे हों। जैसे कि दो आते हैं इसके अंदर, दो पार्ट हैं, एक बायोटिक यानी कि लिविंग और दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक का क्या मतलब हुआ? अगर ये लिविंग है तो ये नॉन लिविंग हुआ ना मूर्खों। ठीक है, समझ में आया? देखो, ओरिजिन कहां से उपजा, कहां से पैदा हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ, वो बताते हैं हम ओरिजिन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आ जाओ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि कितने टाइम बाद खत्म हो जाएगा, क्या खत्म भी होगा या कभी खत्म ही नहीं होगा। दो इसके भी पार्ट हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी में कौन कौन से पार्ट हैं? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। अब देखो, हमने बहुत जगह पढ़ा है कि जो कोल है ना, वो नॉन रीन्यूएबल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि कोल को बनने में, दोबारा निकालने में, दोबारा बनने में कई सालों का समय चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए। इस वजह से वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? मतलब कि बहुत समय लगता है नॉन रिन्यूएबल चीजों को बनने में। अब रिन्यूएबल का मतलब क्या है? रिन्यूएबल जो आसानी से बन जाए, जैसे कि वाटर, इसे नहीं बनाया, इसे बनाया जा सकता है? कोई नहीं बना सकता, पर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। फिर आ जाए सनलाइट। ठीक है, ये तो हमारे सूर्य देवता, सूर्य बाबा जी हमें डेली देते ही रहते हैं फ्री में। अब तो नहीं दे रहे, अब तो बारिश हो रही है, खैर, पर देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं, तो इसे भी हम रिन्यूएबल रिसोर्स में गिनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ओनरशिप के बेसिस में। अब देखो कि जो रिसोर्स है उन्हें ओन कौन कर रहा है, इसके बेसिस पे हमें बात करनी है। सबसे पहला, इंडिविजुअल। क्या एक सिंगल आदमी के पास वो रिसोर्स है तो हम उसे कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, ओ सॉरी, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। एक आदमी ही उसे यूज कर रहा है, उसी का वो सामान है, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। अब आ जाए कम्युनिटी, यानी कि पूरी कम्युनिटी, हम लोग हैं, हमारा गांव है, अब वो गांव, पूरा का पूरा गांव उस चीज को यूज कर रहा है, तो वो क्या है? कम्युनिटी द्वारा ओन करा गया एक रिसोर्स है। ठीक है, समझ में आया? फिर आ जाओ नेशनल, यानी कि हम हैं, हमारा गांव है, और हमारे देश के अंदर इतने सारे गांव हैं, हमारा पूरा देश उस एक चीज को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या है? नेशनल ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। इंटरनेशनल, यानी कि दुनिया में एक भी कोना ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये चीज नहीं मिलती हो, वो रिसोर्स ना मिलता हो। ठीक है, इंडिविजुअल, खाली मैं ओन कर रहा हूं। कम्युनिटी, मेरा पूरा गांव ओन कर रहा है। नेशनल, हमारा पूरा इंडिया ओन कर रहा है। और इंटरनेशनल, हमारा पूरा वर्ल्ड ओन कर रहा है, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट के पास, हर एक आदमी के पास वो चीज है। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेटस, कि आगे चल के कैसे डेवलप होने वाला है। पोटेंशियल, यानी कि हमें मिल तो चुका है, पोटेंशियल यानी कि मिल चुका है, पर हमें इसका काम समझ नहीं आया कि काम क्या है, हम काम कैसे निकाल सकते हैं इस रिसोर्स से, हमें ये समझ नहीं आया है, इसका मतलब है पोटेंशियल। डेवलप्ड, कि बन चुका है, यूएस से बहुत डेवलप्ड नेशन है, यानी कि बन चुका है। डेवलप यानी कि जो बन चुका है और हम उसे यूज भी कर रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक का मतलब होता है कि हमने उसमें पैसे लगाए और वो हमें रिटर्न दे, ऐसा रिसोर्स। हमने पैसे लगाए और वो हमें रिटर्न दे अच्छा खासा, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक में हमारे बचा हुआ है। फिर रिजर्व, रिजर्व का मतलब है कि पानी, पानी को, देखो एग्जांपल लेते हैं, पानी है, पानी को हम रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व क्यों करते हैं? वाटर रिजर्वेशन। ठीक है,
तो वाटर रिजर्वेशन क्यों करनी पड़ती है? ताकि जो वो पानी है वो बचा रह सके हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। यही होते हैं रिजर्व रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो हम बचाएं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो एक चीज होती है रिसोर्स प्लानिंग। हमें रिसोर्सेज को यूज कैसे करना चाहिए। हमने रिसोर्स ले लिया, ये मैंने पेन लिया, अब मैं इसे नोटबुक पे चलाने लगूं, चलेगा? नहीं चलेगा ना, इसके अंदर इंक थोड़ी है। ये तो इसी पे चल सकता है क्योंकि ये क्या है, डिजिटल पेन। तो इसे हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला, इसके 3 पॉइंट में होते हैं ये 3 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट सर्वेइंग एंड मैपिंग। देखो सर्वेइंग एंड मैपिंग का क्या मतलब है? हमें पहले तो उस मैप, उस रिसोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमें ढूंढना है कि वो रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है। आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं हम इसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि वो रिसोर्स किस जगह अवेलेबल है, मतलब किस जगह अवेलेबल है, कहाँ यूज हो सकता है। ये हो गई आपकी सर्वेइंग एंड मैपिंग। फिर आ जाओ आप प्लानिंग विद टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। अब हमें करनी है रिसोर्स की प्लानिंग कि हम इसे यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने ढूंढ लिया कि रिसोर्स मिलेगा कहाँ, कहाँ कहाँ हम इसे लगा सकते हैं। फिर आ गई प्लानिंग कि लगाना कैसे है। लगाना है और मतलब यूज करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके, एंड स्किल्स, ह्यूमन लेबर की स्किल्स लेके। सर्वेइंग मैपिंग ढूंढ लिया, फिर प्लानिंग कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे यूज करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, कैसे हम इसे और बेटर बना सकते हैं। फिर मैचिंग विद द नेशनल डेवलपमेंट। अब क्या ये जो रिसोर्स हमें मिला, क्या ये लोगों के हित में है, क्या इसे लोग पसंद कर रहे हैं? ये है हमारा तीसरा पॉइंट। मतलब कि मैचिंग विद नेशनल डेवलपमेंट, क्या ये पूरे देश की डेवलपमेंट कर रहा है, पूरे देश की डेवलपमेंट में लाभदायक है, उसे हम बोलते हैं मैचिंग। 3 पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग एंड देन मैचिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये याद रहने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम इससे ये सीखते हैं बैलेंसेस रिच पुअर रीजन्स, यानी कि हम इससे ये सीखते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे अपने दिन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं ये चीज सीखता हूं इंपॉर्टेंस यानी कि रिसोर्स प्लानिंग से। मैं इसे कैसे यूज करूं, ये होती है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अवॉइड्स वेस्टेज, इसका वेस्टेज ना करूं, इसे वेस्ट ना करूं, ये होती है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। आगे चलते हैं। अब आ गई आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में हमने 9वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा था, 9वीं में बहुत प्यारी तरीके से समझाया था। अब इधर और प्यारे तरीके से समझा देते हैं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का छोटा सा रोल है पर है बहुत बड़ा। ठीक है बहुत छोटी सी चीज पर इसका रोल हमारे नेशनल डेवलपमेंट में बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। ये मैंने अंग्रेजी झाड़ी। अब इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब बताओ। देखो हम इस यूज को, हम पानी पीते हैं, पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं, हमारा पेट भर चुका है फिर भी पिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना, आएगा तो बाहर ही, इतना पानी तो बॉडी रख नहीं सकती, फिर भी हम पिए जा रहे हैं इसकी टेंशन ना लेके। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो वाटर है ना, वो वाटर खत्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। हमने अपना तो सोच लिया, पर जो हमारे बच्चे होंगे वो हमसे पूछेंगे, अरे पिताजी ये पानी नाम की चीज भी होती है कुछ, ये हमें पिला दो कभी। पानी कोल्ड ड्रिंक के भावों में बिका करेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मतलब कि रिसोर्स को बचाना, रिसोर्स को सेव करना फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अब इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड्स। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट जो आपकी प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करे एवरेजली, मतलब कि जितना आपको जरूरत है आपको उतना भी मिल जाए, नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जितनी आपकी जरूरत है उतनी तो आपको मिल जाए, पर जो फ्यूचर जनरेशन है उनका
उनके पास जो वो चीज खत्म हो जाए ऐसा ना हो, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े उस चीज को खरीदते हुए। ठीक है, यानी कि हमारी जो नीड है वो तो पूरी हो जाए, पर हमें आगे भी सोचना है। तो इसी वजह से हमने लॉन्च किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी। क्या कहा था कि वी आर वी हैड नॉट बोरोड दिस वर्ल्ड और these resources with our ancestors, but we have no sorry, मतलब क्या कहा था, we had not inherited this world from our forefathers, but borrowed it from our posterity। अब posterity का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, वो थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने लिख दिया। क्या कहा था, वी हैड नॉट इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट बोरोड इट फ्रॉम आवर पोस्टेरिटी। देखो इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो धरती है ना, ये जो धरा है, इसे अपने पूर्वजों से नहीं लिया, पूर्वजों की नहीं है ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए है, हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए है, हमने उनसे बोरो करी है। ठीक है, इसका मतलब है ये, मतलब कि ये तुम्हें एज क्या बोलते हैं उसे, मतलब पूर्वजों की निशानी नहीं मिला है, ये तुम्हें अपने बच्चों के लिए भी बचा के रखनी है। बच्चों की तरफ से तुम्हें बोरो करी है, बच्चों से बोरो ली है तुमने। ठीक है, अब ये चीज कही थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब देखो आगे आ जाते हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है बस, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि द रियो द जेनेरियो कहाँ है, ये है आपका अफ्रीका में। ठीक है, हाँ, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, वो अर्थ समिट जो हुई थी वो हुई थी 1992 में। अब ये क्यों करी गई थी, इसके अंदर लॉन्च किया गया था एजेंडा 21। अब ये जो एजेंडा 21 है ना, इसने क्या कहा था कि हमें हर एक छोटे छोटे स्टेट के पास उसकी एक खुद का एजेंडा 21 होना चाहिए, क्योंकि इस एजेंडा 21 ने क्या करा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। और इसीलिए रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में यह कहा गया था कि हर एक छोटे से छोटे स्टेट के पास खुद का एजेंडा 21 होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके गोल क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये एक तो आने वाले टाइम में पॉवर्टी घटाने की, मतलब क्या देता है, क्या बोल सकते हैं हम उसे, मतलब पॉवर्टी घटाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार है। ठीक है, बहुत मदद करेगा आने वाले टाइम में। कंजप्शन को चेंज कर देगा, यानी कि हम जितना खा रहे हैं हमारे बच्चे उससे थोड़ा कम ना खाएं, उससे थोड़ा ज्यादा ही खाएं, क्योंकि बाप की तो यही उम्मीद होती है, बाप माँ की, कि उनका बच्चा थोड़ा ज्यादा खाए भले ही वो भूखे रह जाए। ठीक है, तो कंजप्शन थोड़ा चेंज कर देगा, कंजम्पशन लेना, मैनेज करेगा रिसोर्सेज को, रिसोर्स प्लानिंग। आ गई बात, एक तो पॉवर्टी घट गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, बच्चों की मदद हो गई, कंजप्शन चेंज हो गया, बच्चे तंदुरुस्त एकदम भारी भरकम, फिर हो गए मैनेज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बचाता है, रिसोर्सेज को मैनेज करना सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए इंडियाज लैंड रिसोर्सेज। अब इंडिया लैंड को कैसे कैसे यूज करती है। इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, अब जो लैंड यूज हो रही है वो हो रही है फॉरेस्ट के लिए 23%। ठीक है, और नेट सोन एरिया क्या है 46%। अब हम इसके बारे में बात करेंगे बट अगली वीडियो में। देखो ये वीडियो ना मैं कंप्लीट लेक्चर नहीं है, वन शॉट नहीं है, इससे अगला जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम सॉइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है सॉइल्स वाला, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको सॉइल्स के बारे में।
तो अभी हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। फॉरेस्ट 23% कवर करते हैं हमारे इंडिया की लैंड रिसोर्स को। फिर नेट सोन एरिया हो गया आपका 46%, जो मतलब कि लोगों ने उगा रखा है इतने एरिया में इतना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 46% जो सबसे ज्यादा है। फिर बैरन लैंड है हमारी 6%, बंजर जमीन हमारी 6% है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो आपके पास ये मैप है, इसके अंदर 2014-15 का है सर्वे और 1960 और 61 का है। देखो कितना चेंज आया। जो फॉरेस्ट लैंड है वो 18.11 से 23.3 पहुंच गई। आया फर्क, बहुत फर्क आ चुका है। फिर उसके बाद बैरन लैंड 18.11 से 5.5% पे आ चुकी है, यानी कि हमने 13% जो बैरन लैंड है उसे खत्म कर दिया है, ठीक है। यानी कि हमारी जो बैरन लैंड है वो भी अब किसी यूज में है। जो 4.95 एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस था, 4.95% वो बढ़ चुका है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा अब भी। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पे जो मतलब खाने वाली जमीन थी, जो गाय भैंस जिस पे चराई जाती थी, वो अब घट चुकी है, अच्छी बात है। फिर आ जाओ एरिया अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे काम के नहीं है फिर भी उन्हें उगाया जा रहा है, वो अब 1.5 से 1% हो चुका है। कल्ट्रुएबल वेस्टलैंड, जिसे मतलब ऐसी वेस्टलैंड जिसे कल्ट्रुएट किया जा सकता है, यानी कि कल्चर के साथ जोड़ा जा सकता है, वो 6.23 से 4 आ चुकी है। अब मतलब वो वेस्टलैंड कम होती जा रही है। फैलो अदर देन करंट फैलो, करंट फैलो वो होती है जो 1-2 साल के लिए खाली छोड़ दी गई हो, वो 3.5 से 3.6 आ चुकी है, यानी कि 0.1% बढ़ चुका है। करंट फैलो यानी कि 1-2 साल से छोड़ी गई है, ये हमने किससे पढ़ा, उससे अलग। अब करंट फैलो वो क्या हुई, वो हो गई है भैया इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज आ चुका है, ठीक है। अब आ गया नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में डिक्रीमेंट हुई है 46.26 से 45.5, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत भयंकर समस्या है, लैंड उड़ती जा रही है, बहती जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा। क्योंकि लैंड डिग्रेड होती है ना, तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है और हमारा एग्रीकल्चर खराब होता चला जाता है, एग्रीकल्चरल एरिया खराब होता चला जाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन एक समस्या है, इसे हमें ठीक करना होगा। कैसे? देखो कॉजेज क्या है इसके। सबसे पहले तो माइनिंग, धर 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 लगे पड़े हैं लोग, ठीक है, लगे पड़े हैं। मतलब कि हमें तो क्या चाहिए, सोना चांदी। भले ही भाई तुम्हारे एग्रीकल्चर, तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ ना हो, भूखे नंगे हो तुम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर हमें क्या चाहिए, सोना चांदी। पाकिस्तान वाली बात हो रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवर इरिगेशन, बस पानी बहा दो बस खेतों में, ले भाई ले, तुझे जरूरत भी नहीं है ना। देख, राइस को जरूरत होती है मैं मानता हूं, पर उसके अंदर भी इतना नहीं भरना चाहिए जितना तुम भर देते हो। वीट बहुत प्रोमिनेंट क्रॉप है, उसे पानी चाहिए मैं मानता हूं, पर उसके बाद जो हमारी कॉटन है, वो ब्लैक सॉइल जो है, रीगर सॉइल, वो सॉइल रिटेन कर सकती है, वो वाटर रिटेंशन की उसके पास एबिलिटी है, उसके अंदर पानी है, फिर भी तुम उसमें बहाए जा रहे हो, ये कौन सी बात होती है। तो इससे हमारी लैंड डिग्रेड होती है। डिफॉरेस्टेशन आज की सबसे खतरनाक समस्या। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप बहुत बड़े स्केल पर पेड़ों को खचाखच काटे जा रहे हो, ठीक है, काट दिए बस, कटाकट लगे पड़े धुन धुन। ऐसे नहीं होता, ऐसे भी हमारी लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो अपने साथ सॉइल को लेके चली जाती है जब डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। 43% डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, यानी कि 43% लैंड ऐसी है जो इस टाइम डिग्रेड हो चुकी है, और आने वाले समय में 100% ऐसी होने वाली है जो डिग्रेड हो चुकी होगी। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, हम पाकिस्तान बन चुके होंगे। अगर हमें इसे बचाना है, हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो टेक्निक हम अगली वीडियो में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं, इसका उल्टा एफॉरेस्टेशन, बस सबको उल्टा उल्टा लिख दो, ठीक है। ओवर इरिगेशन को कम करो, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग को कम करो, जो माइनिंग है उसे कम करो, क्वेरिंग को कम करो, ठीक है। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, आगे अगली वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। डी अब अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं। झारखंड तो भाई डिफॉरेस्टेशन से मर ही चुका है, पेड़ ही नहीं बच रहे हैं।
जगह ही इतनी बना दी है, ठीक है, पेड़ नाम की चीज ही नहीं है। राजस्थान के अंदर हवाएं इतनी चलती हैं, वो जो एरिड सॉइल है सारी उड़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे अफेक्टेड एरियाज हैं, हमें लैंड डिग्रेडेशन होने से बचानी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये जो नंबर है ना, ये 43, ये आपको 100 भी दिख सकता है, आप पाकिस्तान की श्रेणी में आ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैंने जितना आपको पढ़ाया है ना, उतना ही जाके बस आप एनसीईआरटी का पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क है। क्यों? क्योंकि इतना भी आप पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी का जाके, आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी इनसे भी अलग, ठीक है, इनसे भी अलग चीजें मिल जाएंगी। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो आप जरूर पढ़ लेना। फिर अगली वीडियो में जब मैं अगला पार्ट पढ़ा दूंगा इसका सॉइल वाला, तो आप फिर अगला उसे उसके बाद जाके पढ़ लेना, ठीक है। इतना ही पढ़ लेना लैंड डिग्रेडेशन तक, इतने में आपका काम हो जाएगा। एक दिन में आप इतना ही पढ़ सकते हो, अपने मम्मी पापा से कह देना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी इसी चैप्टर की, पर इससे पहले आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मैंने इस चैप्टर को आपको हिंट दिया था, तो मैंने बना दी वीडियो ये सोच के, ठीक है। अगली आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।